जब ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से नीचे आने लगा तो ये स्ट्रिंग का पॉइंट भी v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी स्ट्रिंग का v वेलोसिटी से नीचे आएगा। यहां पर स्ट्रिंग को लपेटा हुआ है हमने, तो ये वाला स्ट्रिंग का पॉइंट भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट क्या लेना पड़ेगा। तो क्या सेम वेलोसिटी है क्या, अलग वेलोसिटी। आप ध्यान से सुनिए, धागा अगर ऊपर जा रहा है तो धागे की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो हमें इस वेलोसिटी का क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या सेम वेलोसिटी आएगी कि अलग आएगी, अलग आएगी। समझ में आ रही है बात, कितनी आएगी। तो अगर ये v है, ये एंगल थीटा है, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ यार, क्लियर है कि नहीं, क्या मुश्किल है इसमें। कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर याद क्या रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो और फिर चल रहे हो, तो इनकी क्या वेलोसिटीज रहेगी, उसको निकालने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है। क्या नाम है तुम्हारा, प्राची आगे, तिवारी, न्यू स्टूडेंट, मास्क का है पॉकेट में, ऐसे ही होगा, करके देख लेना। मेरी बात सुन, कॉमन सेंस, फिजिक्स नहीं। ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये ऐसे ऊपर थोड़े ना जाएगा, वही तो बता रहा हूँ। इधर भी आएगा तो सेम से नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि धागा इसको इधर ले जाना चाहता है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये इस तरफ। अगर ये धागे की डायरेक्शन में जा रहा होता ना तो सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी से जा रहा होता, क्योंकि ये धागे की डायरेक्शन में नहीं जा रहा, धागा जा रहा है यूं, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इससे, स्पीड अलग होगी, कम होगी ज्यादा होगी वो मैं नहीं पता, पता बता सकता है क्या यहाँ पे कम होगी कि ज्यादा होगी। कैसे ऊपर, ऐसा तब होता है जब ये धागा खुद रिजिड हो। अगर धागा रिजिड हो ना तो वो उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, धागा रिजिड नहीं होता। होता है क्या, अपन इसको यहाँ से अगर ऐसे नीचे की तरफ से खींचते रहेंगे तो ये धीरे 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 इधर आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ऐसे ऊपर जाने लगेगा। होएगा कि नहीं, सही है। जब तक ये वर्टिकली पूरा एकदम नहीं हो जाता ना, वर्टिकल अरेंजमेंट, तब तक ये ऊपर नहीं जाने लगेगा, तब तक पहले स्लाइड करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। सोच के देखो ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। इसको फटाफट लिख लीजिए कॉपी के अंदर, दोनों है, दोनों बनाने हैं। दोनों बनाने ऑनलाइन, दोनों बनाइए फटाफट। डन। ये तो हो गया सबसे बेसिक एग्जांपल, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से। चेंज क्या करना है, इसी टाइप का सवाल है, मुझे तो आप आंसर बताएंगे। बताइए, उस ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी। कितनी, 5√3। डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v1 इज इक्वल टू 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। सही है। एक और क्वेश्चन, बताओ भाई।
कितना हुआ? क्यों कंपोनेंट नहीं आएगा क्या यहाँ पर? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि धागे के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में धागा चल रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी चल रहा है। आप खुद सोचो, ये जब इधर आएगा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है सवाल। इस एंगल को 30 ले लेते हैं, ध्यान से समझिए। ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? इस तरफ। धागा लेफ्ट आ रहा है क्या? धागा कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा? बताओ यार। तो इधर इस धागे की वेलोसिटी जो है वो अपन को कहां निकालनी है? इस डायरेक्शन में निकालनी है। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है। धागे की वेलोसिटी कहां है? इस डायरेक्शन में। तो पहले तो धागे की वेलोसिटी निकालो, और जो धागे की वेलोसिटी निकलेगी वही इसकी वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया? क्या किया अपन ने? ऑब्जेक्ट जा रहा था इधर, लेकिन ये धागा आ रहा था इस डायरेक्शन में। सही है कि नहीं है भाई? अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था और धागा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही आंसर होता हमारा। समझ में आ रही है बात? क्या आंसर आ रहा है? कैसे पता चला? इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, एंगल कितना है? 30 डिग्री। कंपोनेंट लगा दूं? क्या लगा दूं? कंपोनेंट लगा के इसकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो v1 होगा ये v के बराबर, ये जो v1 होगा ये v के बराबर होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में धागा चल रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक भी चलता हुआ। समझ में आई? जिस डायरेक्शन में धागा है, ये पॉइंट इधर चल रहा है, बिल्कुल सही बात, जहां पर ये धागा कनेक्टेड है, लेकिन उसका नीचे वाला पॉइंट क्या वो उधर जा रहा है क्या? वो तो ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अलग हो गई ना। एक पॉइंट ये ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट ये ऐसे जा रहा है। समझ में आई बात? ये वाला पॉइंट ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला पॉइंट इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सेम कब होती? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ एक डायरेक्शन में नहीं है तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेके सॉल्व किया है। समझ में आई बात? इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। मुझे तो ये बताओ, क्लास के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और a रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को देखा जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन कहेंगे। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं क्लास के अंदर, जो कि बुक्स के अंदर ऐसे डायरेक्टली रटाया जाता है, ठीक है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है? हैंड रेज करके बताएं। कब पढ़ेंगे? मैंने बोला था आप लोगों को कुछ, क्यों नहीं पढ़ा? फिर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, पिछले साल की 11th क्लास की भी, इस साल की भी 11th क्लास की, दोनों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो उसे। अब ध्यान से देखो और समझो। समझना, आज तक जितने भी पुली लिए थे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी पुली आज तक लिए, क्या पुली चलता था क्या? क्या पुली खुद चलता था? पुली रेस्ट पे रहता, फिक्स्ड रहता, रहता था कि नहीं? अब अगर मैं पुली को खुद को चला दूं, अगर मैं पुली को खुद को चला दूं तो मेरी कहानी बदल जाएगी। कैसे? ये पुली अब रेस्ट पे नहीं है, ऐसा मान लो पुली खुद किसी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, कोई भी मास हो सकता है, M1 M2 कुछ भी ले लो, यहाँ पर एक मास लगा हुआ है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ले लो v1, इसकी वेलोसिटी है लेट अस सपोज v2, और ये खुद पुली ऊपर चल रहा है v वेलोसिटी से। सोच पा रहे हैं ये चीज? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई मैंने क्या अभी तक जितने भी पुली वाले क्वेश्चन किए थे, पुली को क्या माना हुआ था? स्टैटिक माना हुआ था, रेस्ट पे माना हुआ था, पुली नहीं चलता था खुद, पुली पे लगे हुए ब्लॉक्स चलते थे। सही बात है। अब आप खुद सोचो, जब ये पुली खुद ऊपर जा रहा होगा तो मुझे दोनों ब्लॉक्स इसके साथ साथ ऊपर जाते हुए दिखेंगे?
लेकिन अगर पुली इमेजिन करना है, ये पूरा पूरा खेल इमेजिन का है, अगर इमेजिनेशन कर ली तो समझ में आ जाएगी, अदरवाइज किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मनीष ध्यान से देखना, इमेजिन करना पड़ेगा। अगर ये पुली चल रहा है और ये दोनों ब्लॉक इसके ऊपर लपेटे हुए हैं, तो आप ये इमेजिन करो कि जब पुली ऊपर जा रहा होगा तो ये ब्लॉक भी उसके साथ साथ ऊपर जा रहे होंगे, इतना तो कंफर्म है। लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स का आपस में कुछ रिलेटिव मोशन भी तो हो रहा होगा। आप खुद सोचो, अगर ये पुली रेस्ट पे होता तो ये ब्लॉक्स कुछ रिलेटिवली एक दूसरे से ऐसे मोशन कर रहे होते ना, एक नीचे आ रहा होता, एक ऊपर जा रहा होता। अब ये वाला मोशन तो चल ही रहा है, साथ साथ पुली भी ऊपर जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब अगर सिर्फ पुली की बात करूं तो पुली तो ऊपर जा रहा है, ब्लॉक को भी लेके जाए, लेकिन ब्लॉक्स भी तो आपस में मोशन में होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ रही है बात? अभी तक जितने सवाल किए थे सिर्फ ब्लॉक्स का मोशन कंसीडर किया था, अब ब्लॉक का तो मोशन कंसीडर करूंगा ही करूंगा, साथ साथ पुली का भी करूंगा। ठीक है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। युवराज समझ में आया कि नहीं आया? अरे पुली घूमेगा, लेकिन साथ साथ अगर पुली को भी पकड़ के ऊपर उठाना शुरू कर दिया फिर कांस्टेंट, सब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड मोशन की बात की नहीं है। हाँ बता सुमित, क्या इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं? पहले एक बार ऐसा समझ लो, ये दोनों नहीं चल रहे, सिर्फ पुली चल रहा है, तो सिर्फ पुली चलेगा तो ऐसा लगेगा कि यार पुली ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी, लेकिन ब्लॉक आपस में भी तो रिलेटिव मोशन करते हैं, तो रिलेटिव मोशन ब्लॉक के बीच में भी हो रहा है और पुली भी ऊपर जा रहा है। दोनों चीजें इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? सोच पा रहे हो? इसको सोचना जरूरी है, जिसने सोच लिया समझ में आ गया। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया है? प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, अब थ्योरेटिकली नहीं आएगा वो मुझे पता है। ठीक है चलो सही है। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है मेरे जो धागे होते हैं वो इनएक्सटेंसिबल होते हैं। क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्सटेंसिबल? जिनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी और डिक्रीज भी नहीं होगी, लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी। यस और नो? मैं मान लेता हूं पुली की एक तरफ धागे की लेंथ है x1 और मान लेता हूं दूसरी तरफ धागे की लेंथ है x2, और मुझे पता है कि x1 प्लस x2 बराबर टोटल लेंथ ऑफ धागा होगा। होगा कि नहीं होगा? एक तरफ धागा x1 है, दूसरी तरफ धागा x2 है, दोनों लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल लेंथ ऑफ धागा मिलेगा। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या आता है। इस तरफ मेरे पास बनेगा dx1 बाय dt, ये बनेगा dx2 बाय dt, और ये बनेगा dl बाय dt। बेटा लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है ना? ध्यान से सुनो, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? तो ये इक्वल टू में हमेशा क्या हो गया? बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यहां से एक रिलेशन मिल रहा है मेरे पास, dx1 बाय dt इज इक्वल टू माइनस dx2 बाय dt। बताओ ये रिलेशन सबको क्लियर हुआ? काइनेमेटिक्स कितने बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? थोड़ा बहुत तो सबने ही पढ़ा हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं तभी तो फॉर्मूला ही पूछ रहा हूँ। dx by dt where x is, और where x is कांस्टेंट। कौन बोला कांस्टेंट होता है? जीरो हो जाता ना भाई, अभी तो बताया मुकुंद। dx by dt में x क्या है? या फिर मैं बोलूं पोजीशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सही है। आप खुद सोचो, किसी की भी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूं, वेलोसिटी मिल जाती है। 11th क्लास सजना, सजना कोई है क्या? नहीं याद, क्या चीज देना है? ध्यान से समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, मैंने आपको पहले ही बता दिया 50% मिड टर्म का पेपर इससे बनाऊंगा, ठीक है ना? लॉज ऑफ मोशन, ये मुझे पता है पिछला आता आता है क्या?
पिछला आता? ऐसा नहीं होता। ज्यादा चैप्टर किसके पास है? और मैकेनिक्स कौन पढ़ा रहा है? मैकेनिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मैकेनिक्स का पोर्शन बता देता हूँ, ऐसा समझना मत पहले बुक तो पूरी मैकेनिक्स है ही, दूसरी बुक के पहले 2 चैप्टर भी मैकेनिक्स ही है, फ्लूइड्स और सॉलिड्स। ठीक है, तो टोटल 10 चैप्टर है मेरे पास, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और सॉलिड्स, 10 चैप्टर हैं। और मैकेनिक्स वैसे ही ज्यादा पोर्शन लेता है, तो पेपर में आपको मैकेनिक्स ही दिखेगी, ऐसा मत समझो। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल बहुत छोटा पार्ट है और बहुत ही इजी पार्ट है। मैकेनिक्स पोर्शन सबसे टफ पार्ट में आता है। दिखता नहीं है? लगता नहीं है क्या? आप थर्मोडायनेमिक्स रात को रट के अगले दिन पेपर दे सकते हो, लेकिन मैकेनिक्स आप रात को रट के अगले दिन पेपर नहीं दे सकते। समझ ही नहीं आएगा फोर्स कहाँ लग रहा है। अभी आ रहा है क्या? 4-5 दिन से पढ़ रहे हो, अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये करा है मूर्खों वाला सवाल। अरे कितने साल हो गए, मेरे को कल कल से शुरू किया था, आज दूसरा दिन है। नहीं आता था। 11th में जब आऊंगा तो मुझे कैसे आएगा ये? पढ़ के, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके। ध्यान से देखो, जब मैं 11th क्लास में आया था, तो 11th क्लास में आते ही मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, किसी को नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको एकदम से सारी चीज समझ में आ जाए। जिसको अगर आती है सारी चीज पहले से, तो फिर वो फिर पढ़ाने बैठ जाएगा, तो पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से धीरे धीरे आती है। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और आप घर गए और एकदम धुरंधर हो गए अगले दिन से तो सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन करने का तरीका पता चल गया, अब आपको उसके जैसे 50 क्वेश्चन खुद से करने ट्राई किए कभी, तो कैसे आएगा? तो अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो एक ही बुक है, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही बुक है। इन्होंने जो बुक बनाई है जिसको नाम लिखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, तो वो बिल्कुल सही है। आपके पहले क्वेश्चन से इसके अंदर चलना शुरू कर दो, आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचोगे, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। लेकिन इसको फिर शिद्दत से करना है, ऐसा नहीं कि उठाया 2 क्वेश्चन किया, अरे अब तो कल देखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू फोकस ऑन योर एनसीईआरटी ओनली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस ऑन एनसीईआरटी। नाउ माय क्वेश्चन इज dx by dt is known as instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वेलोसिटी था। सही है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये धागे की लेंथ चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को dx1 by dt लिखा है। तो चेंज ऑफ dx1 लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या निकल के आया? वेलोसिटी ऑफ दिस लेंथ आ गया। ऐसे ही चेंज ऑफ x2 लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ दिस आ गया। तो यहां पर आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली, और यहां पर आ गया वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। हम सारी बात पुली के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे यहां पर बैठ गए और हमने यहां से देखने की कोशिश की कि x1 धागा कम हो रहा है और x2 धागा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा ये पूरा ही सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर। तो ग्राउंड से देखने पे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा वो क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लगेगा पुली ऊपर जा रहा है, साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके बैठ गया तो अब मुझे पुली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखूंगा कि यार इसका धागा ऐसे छोटा हो रहा है, इसका धागा बड़ा हो रहा है, कितने रेट से बड़ा हो रहा है? तो मैंने देखा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। और यहां से जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
क्या होता है अपेक्षा, क्या होता है? अगर V1P लिखा है तो ये बना V1 माइनस VP इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस VP। इसको सॉल्व करेंगे, VP की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V2 बाय 2। ये फाइनल रिलेशन मैं निकालना चाह रहा था। ये बुक्स के अंदर फाइनल रिलेशन ऑटोमेटिकली आपको याद करने को दे दिया जाता है, बोला जाता है इसको डायरेक्टली रट लो। अब ध्यान से देखो, आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल दिया कि ये जा रहा है 2 मीटर, ध्यान से सुनना, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इधर देखो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। लेट अस सपोज ऐसा दे रहा है, आपसे पूछा बताइए पुली की वेलोसिटी कितनी है, आप क्या करेंगे? 2 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो पुली की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। समझ में आई बात? जब भी आपको मूवेबल पुली का सवाल देखने को मिल जाए जिसमें पुली खुद भी मूव कर रहा है और उसके लगे हुए ब्लॉक भी मूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 प्लस V2 बाय 2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ये उसका डेरिवेशन आता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराऊंगा इस पे अभी 3 और समझ में आ जाएगा कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, ये लिख लो फटाफट पहले। यहाँ ऑनलाइन बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। बताइए V की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V? 3। अभी देखते हैं। कौन बताएगा? क्या होगी वैल्यू? क्या होगी वैल्यू भावना? आपका आज फर्स्ट डे है क्या? डेमो लिया था? कब लिया था? ट्यूजडे, तो कल तो छुट्टी थी। पिछले मंडे ट्यूजडे को लिया था। तो अभी तक आपने क्या पढ़ रखा है? ठीक है, डायग्राम बनाया है? मैंने ऐसे बनाया है? ये धागा तो इसके सेंटर में जुड़ा हुआ है। हाँ, टॉप पोस्ट पुली फिक्स्ड। हाँ जी, -1.5 अभी देखते हैं। 5 आएगा? अरे पहले तो एक चीज देखो, ये वाला पुली फिक्स है ना, ये वाला पुली फिक्स्ड है। अब जो पुली फिक्स्ड होता है उस पर तो लगाते ही नहीं V1 V2 वाला फॉर्मूला। बताया था नहीं बताया था? अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये पुली, ये चीज समझ में आई कि नहीं है भाई? अगर ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो ये कनेक्टेड किससे है? पुली से। तो पुली कहाँ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से? अब यार देख लो, ये वाला सवाल ये कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया? कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, डाउनवर्ड की अपवर्ड? अपवर्ड को मान लो। टेकिंग दी अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, फॉर्मूला होता है VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। VP कितना? 2, लेकिन नीचे है तो -2 बराबर V1 कितना? 1 प्लस 1 प्लस V2 निकालना है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ गया -4 इज इक्वल टू +1 प्लस V। तो यहाँ पर आ गया V इज इक्वल टू -5। मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो?
क्लियर है? कोई भी दिक्कत? मैंने कौन सी डायरेक्शन मानी थी? पॉजिटिव अपवर्ड मानी थी ना, तो ये नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। लिख लो इसे फटाफट। एक और क्वेश्चन देता हूं फिर, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। भाई ये चल रहा है 3 से ऊपर, ये चल रहा है 1 से ऊपर। पहले इस पुली का निकाल लो, फिर ये पुली का जो होगा वही इसी पुली का होगा, बट नीचे होगा। ठीक है, और फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे वापस। 2 बार फॉर्मूला लगाना है। 2 है, कितने लोग 2 आंसर आ रहा है शिफाली का? तो बकवास करने को मना किया ना क्लास में। खड़ा हो वहां से, खड़ा हो, चेयर लेके, चेयर लेके खड़ा हो जा, आगे आ जा। नहीं चेयर भी छोड़, ये ले। हर पीरियड में यही बैठा मिलेगा, वरना देख लियो तू। सबसे पहले इस पुली की बात करते हैं। ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो एक बार फॉर्मूला लगेगा, वीपी इज इक्वल टू 1 + 3 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो क्लियरली पता चल गया, ये पूरा का पूरा 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ये 2 हो गया। ध्यान से देखो, वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ। वीपी कितना? -2। यहाँ पर कितना आया? 2 + v/2। तो यहाँ से ये क्या? -4 इज इक्वल टू 2 + v। माइनस का 2 और ये प्लस का 2। अरे मेरे को एक बात सुनो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, तो ये 2 से नीचे आएगा ना, तो ये माइनस का 2 हो गया, और ये क्या हो गया? प्लस का 2। सो -2 हियर इट इज +2, ये 2 इधर गया -4, ये इधर जाएगा, बनेगा -6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v।